नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं देश और दुनिया को हिला देने वाली एक ऐसी घटना जो आज से 37 वर्ष पूर्व भोपाल में हुई थी। उससे दर्जा दिया गया था जैसे कि जापान में परमाणु विस्फोट हुआ था या परमाणु बम को गिराए जाने की बात हुई थी। हिरोशिमा और नागासाकी, भोपाल में मुख्य गैस का रिसाव हुआ था यूरेनियम कार्बाइड से, और उसमें पहले आंकड़े की अगर हम बात करें तो करीब 2,500 लोग पहले दिन ही मारे गए थे, ऐसी खबर आई थी। उसके बाद ये सिलसिला लगातार बढ़ता गया और ये 1984 की बात है। तब से लेकर आज तक 37 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन ये 37 वर्ष पीड़ा और बेबसी के हैं। दर्द की वो जहरीली रात थी जिसमें लोगों ने अपने बच्चों के साथ अधरंगे कपड़ों के बीच में उनको लेकर भागे, और जैसे लोग भाग रहे थे वैसे मौत उनका पीछा कर रही थी। उस घटना की अगर कहानी सुने तो हमें लगता है कि किताबें भी कम पड़ जाएंगी। अगर पुराने ज़माने की बात को हम दोहराएं तो शायद समुद्र का पानी और धरती का अगर कागज़ बनाया जाए तो वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि भोपाल के लोगों की दर्द भरी वो कहानी इतनी पीड़ादायक है कि अस्पताल खाली हो गए थे। जिनके ऑपरेशन थे उनके टाँके लगे हुए थे और वो गैस कांड की खबर सुनते ही अस्पताल से भागे, और भागते हुए उनके पेट के और छाती के टाँके तक कट गए, टूट गए। ये बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन आपको बता दें कि उस समय पोस्टमार्टम के लिए जो हॉल होता था हमीद अस्पताल का, वो भर गया था। लाशें बाहर थी, लोग सड़कों पर लाश के ढेर लगे हुए थे, मुंह से फैन निकल रहा था, फसुकड़ निकल रहा था जिसे हम कहते हैं, और लोग बदहवास भागे जा रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे और देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी स्वर्गीय। दोनों ही दिवंगत हो गए, लेकिन तब के यूरेनियम कार्बाइड के प्रमुख वॉरेन एंडरसन भोपाल आए और बाद में वो किसी तरह सुरक्षित यहाँ से चले भी गए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। गैस कांड का फैसला हुआ, लोगों को मुआवजा मिला, पहली बार अंतरिम राहत मिली, उसके बाद मुआवजा राशि, लेकिन मुआवजे की राशियाँ अभी तक लोग कतार में लेने के लिए, वो भी मामला पूरा नहीं हुआ है। अस्पताल तो बने लेकिन दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सरकार ने निर्णय किए लेकिन गैस पीड़ित बस्तियों में पीने का पानी भी शुद्ध नहीं है, पर्यावरण ठीक नहीं है। कह सकते हैं कि ये पीड़ा के 10 साल बहुत बेबसी के और लाचारी के हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी और संजय सोनी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं हमारे 2 साथी संजीव गुप्ता, जो उस समय के दैनिक जागरण अखबार के फोटोग्राफर हुआ करते थे। इन दोनों वे ईपीए में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनल फोटोग्राफर हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे भी पूछेंगे कि उन दिनों उस रात या उस रात के बाद जो भी हादसे के घटना के बाद जो चीजें जुड़ती थी, कैसे आपने पोस्टमार्टम के उस हाल को देखा जहां लाशें अटी पड़ी हुई थी, कैसे सड़कों पर लोग थे, और उसके बाद जो हादसे हुए उसमें धरने आंदोलन भी बहुत सारे हुए थे। अब्दुल जब्बार का मैं जरूर जिक्र करूंगा कि वो इन गैस विद्युत लड़ाई को बहुत लंबे समय तक लड़ते रहे, वो भी दिवंगत हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम अगर हम लें तो शायद पूरी चर्चा में उनका वक्त ही निकल जाएगा। लेकिन संजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगा रमेश शर्मा जी के बाद। मैं पूछता हूँ रमेश शर्मा जी से, शर्मा जी, उन दिनों आप अखबार में संपादक हुआ करते थे दैनिक जागरण के। वो रात कैसी थी जब आप अखबार से घर लौट रहे थे और गैस कांड के नाम पर किसी को पता ही नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। लोग ये मान रहे थे कि शायद किसी मिर्ची के गोदाम में आग लगी है और उसकी वजह से लोगों की आंखों में जलन पड़ रही है और खांसी आ रही है। आपने उस रात क्या मंजर देखा, क्या महसूस किया, आपकी जुबानी? ये बात आपने ठीक कही। उस रात को मैं दैनिक जागरण के कार्यालय में ही था और किसी वजह से मुझे देर ज़्यादा हो गई थी, और मैं समझता हूँ 1-1:30 बजे के आसपास मुझे टाइम इसके आसपास में निकलना करता था। तो उस दिन भी निकला, मोटरसाइकिल उन दिनों हुआ करती थी मेरे पास। और जैसे ही मैं निकल करके ये जो सुभाष नगर वाला रेलवे क्रॉसिंग कर ऊपर चढ़ना जो शुरू किया, मुझे हल्की हल्की आंखों में जलन सी लगी। और फिर मैं चूँकि पुराने शहर में रहता था तो यहाँ से निकल करके जो जहांगीराबाद पहुँचा, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा लिली टाकी चौराहे पर पहुँचा, वो जलन बढ़ती रही। लेडी हॉस्पिटल क्रॉस करने के बाद तो ऐसा लगा बुधवारा चौराहे पर कि शायद चल नहीं पाऊंगा, आंखें एकदम बंद होने लगी किसी वजह से। मैंने जैसे तैसे करके, फिर वहाँ मुझे भीड़ भी दिखने लगी, लोग अफरा तफरी ये वो। पहले तो मुझे यही लगा कि कोई, ये जो आपने सही कहा कि मिर्ची के गोडाउन में ही आग लग गई है, ये काय की ऐसी जलन सी आ रही है। और फिर सांस लेने में भी दिक्कत हुई। फिर कुल मिलाकर के मैं जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा, और फिर जैसे मैं पहुंचा, चौक क्रॉस किया तो वहाँ मुझे भारी भीड़ मिली, और भीड़ मिल करके वो फिर सारा पता चला, फिर हम लोग भी निकले। लेकिन एक बात जो मुझे पता नहीं क्यों लगी, जो मैंने अपने मोहल्ले में, अपनी बाखल में भी कहा, जिस बाखल में मैं रहते थे, अपने घर वालों से भी कहा,
कि आंखों पे पानी डाल करके सो जाएं सब लोग बिस्तर में, रजाई ओढ़ करके सो जाएं सारे के सारे लोग। आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे घर को छोड़ करके रजाई ओढ़ करके सोए, बाकी पूरा मोहल्ला वो खाली हो गया था। और उसके बाद जो हुआ है, फिर सवेरे हॉस्पिटल करीब में तैयार होकर के गया तो वहाँ लाशों के ढेर लगे थे, एक के ऊपर एक लाशें रखी हुई थी, और कोई लाशों को उठाने वाला देखने वाला कोई नहीं था। सारे बाड़ खाली पड़े थे, कोई कहीं एक सिपाही नहीं, कोई चपरासी नहीं, ऐसी अव्यवस्था। और रात को कोई भागे होंगे तो जो पैसे अगर रोड पर पड़े हुए थे तो वो भी जोके तो पड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर के वो मंजर बड़ा वैसा मंजर था। और ये हालत ये थी कि अस्पताल में कोई अगर बेहोश हो जाता था और उसको सबको इकट्ठा करके, जैसे अपन लकड़ी के ऊपर लकड़ी रखते हैं, ऐसी लाशों को बना करके छोले पे भेजा। एक तो जिसकी खबर भी हमने बनाई अगले दिन, कि जिसको एक महिला थी जो शिक्षिका थी, मुझे नाम भी उनका याद है लेकिन अब लेना ठीक नहीं, तो वो उठ करके जब उनको रखने लगे शमशान घाट पर तो तब उठ करके वो खड़ी हुई। यद्यपि ये दृश्य मतलब मेरा देखा हुआ दृश्य नहीं है, ये हमने खबर बनाई है, जो देखने वालों ने आकर के बनाया, तो हमने बॉक्स आइटम छापा। तो कुल मिलाकर के राघवेंद्र जी वो ऐसा मंजर था। ईश्वर से प्रार्थना है कि दुनिया के कभी किसी कोने में दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल। संजीव जी, आप मैदान में थे उस समय और दिन रात आपने इसकी फोटोग्राफी की। शमशान घाट, कब्रिस्तान से लेकर अस्पताल और लोगों के घरों तक आपने सब देखा। एक फोटो बहुत चर्चित हुआ था कि किसी बच्चे को दफनाया जा रहा था, उसकी कुछ एक आंख दिख रही थी और दूसरी आंख पर मिट्टी थी। बहुत ही दिल को चीर देने वाले सब घटनाक्रम थे। लेकिन जो बात रमेश शर्मा जी ने कहा कि ऐसे भी लोग थे जो बेहोश थे, लेकिन लोगों ने समझा कि इनकी जान चली गई है और उनको मुर्दा घर में रखा और बाद में उनकी अंत्येष्टि के लिए उनको अंत्येष्टि स्थल पर एक तरह से मृत्युशैया पर सुला भी दिया था, लेकिन वो जिंदा होके ऐसे पता नहीं कितने लोग हो सकता है कि शायद जीवित रहे और वो जलाकर या दफना भी दिए गए हों। आपने क्या कुछ देखा? क्योंकि ये जो घटनाक्रम है, मुझे लगता है कि आज के जो बच्चे हैं, शायद उन्हें जो आप बताएं, जो रमेश शर्मा जी बता रहे हैं, उनको कहानी सी लगे कि क्या ऐसा भी कभी हुआ था। आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं संजीव जी। क्योंकि क्या है कि जो लोग भागे हैं वो सांस उनकी चली है, और जो बाहर का जो जहरीला वो है गैस, वो उनके फेफड़ों में चली गई जी। वो जो घरों में रहे ना, वही लोग बचे हैं। कई ऐसे किस्से हैं जो यूनियन कार्बाइड के सामने जेपी नगर है, उनको पता ही नहीं लगा कि सुबह गैस निकली है। जब वो बाहर आए फुटपाथ पर, जब देखा कि पूरा लोग लाशें पड़ी हुई वहां पर, तो ये बिल्कुल सही बात है कि संजीव जी कह सकते हैं कि हवा का रुख जिस तरफ था, मुझे लगता है कि मौत ने भी उधर ही कदम बढ़ाए थे। कार्बाइड के पास की वो बस्तियां बच गई जो हवा के रुख से गैस उस तरफ नहीं गई थी। अगर हवा का रुख होता तो मेरे ख्याल से जिस बस्ती का आप जिक्र कर रहे हैं वहां भी एक तरह से शमशान घाट की तरफ हो जाता, लेकिन हवा चली थी मेरे ख्याल से इस तरफ, जो कह सकते हैं पूर्व की तरफ हवा थी कार्बाइड से, तो वो पुराने शहर को लेती हुई न्यू मार्केट तरफ बढ़ी। जी संजीव जी। जो लोग भागे हैं ना, वही उनके वही अफेक्ट हुए गैस से। जो लोग घर में रहे वो बिल्कुल बच गए। रमेश जी ने बिल्कुल सही बात बोली इस बात को। और बाहर तो बहुत अफरा तफरी थी, और सुबह जो मंजर था वो तो देखने लायक था। जानवर लाइन से फुटपाथ पर मरे पड़े थे। संजीव जी, फोटोग्राफी के नजरिए से अगर हम देखें तो सबसे भयानक दृश्य आपको कहाँ के लगे, जिससे आपका, एक तो लोग बात करते हैं कब्रिस्तान और शमशान घाट की, लेकिन ऐसे सीन, ऐसे दृश्य जहां लोग जीवित तो हैं लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा और ना वो मदद पाने की स्थिति में थे, क्योंकि गैस की वजह से वो ना बोल पा रहे थे, क्योंकि खांसी बहुत चल रही थी, आंखें उनकी एकदम से कह सकते हैं कि सूज गई थी, बंद हो गई थी, खुल नहीं पा रही थी, और वो चलने लायक भी नहीं थे। ऐसे कैसे दृश्य आपने देखे जहां लोगों को मदद की दरकार तो थी लेकिन मदद मिल नहीं पा रही थी एक, और ऐसे लोग भी थे जो खुद मुश्किल में थे लेकिन लोगों की मदद करने से पीछे भी नहीं हट रहे थे। अगर ऐसे कोई नजारे आपने देखे हो, दृश्य देखे, तो जरूर शेयर करें। राघवेंद्र जी, फुटपाथ पर जो लोग बेहोश हो गए थे, कमला पार्क से लेके चौक, स्पीर गेट और इसके नीचे उतर के अपना भोपाल टाकीज, ये अफेक्टेड बहुत ज्यादा हुए थे। इसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ ना, तो हमीदिया अस्पताल का जो बाहर मैदान है वो पूरा लाशों से पट गया था। एक पिक्चर देखा हुआ आपने, ऊपर से लिया गया पिक्चर था कि पूरे में लाशें पड़ी हैं। अंदर मरचुडी में जगह नहीं थी पैर रखने की, इसलिए बाहर लाशें रखी थी वहां पर। बिल्कुल। मैं संजीव जी लौटूंगा आपके पास। संजय सोनी जी, 1969 में यूनियन कार्बाइड की स्थापना हुई थी और 3 दिसंबर यानी 2 दिसंबर की रात, 3 दिसंबर की दरमियानी रात की बात है, ये हादसा हुआ। मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस हुआ करती थी,
बाद में तो भोपाल के लोग इसका पूरा फार्मूला जान गए थे और वो ये भी कहते थे, संजीव जी और शर्मा जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भोपाली जिंदा दिल भी बहुत हैं। हादसा हुआ था उसके दूसरे तीसरे दिन जब उनको पता चला कि किस तरह से इससे बच सकते हैं, जैसे शर्मा जी ने कहा कि अगर आंखों पर आपने पट्टी गीली रख ली है या आपने चेहरे को पानी से ढक लिया है या धो लिया है तो बहुत से लोग उससे बचे हैं। मैं कह सकता हूं कि लोग ये जरूर कहते थे कि दोबारा अगर गैस निकल आएगी तो हमें पता है कि हमें इससे कैसे बचना है। ये भोपाली कई बार हंसी मजाक में इसका जिक्र करते थे, लेकिन पहले दिन जो फिगर निकल कर आया था कि उस हादसे की रात करीब 2200-2300 लोग, सरकारी आंकड़ा था कि ये लोग मौत के मुंह में चले गए थे। उसके बाद फिर ऑपरेशन फिर जब शुरू हुआ था, अर्जुन सिंह जी ने कहा कि मैं खुद रहूंगा, तब भी अचानक ये अफवाह उड़ी थी कि ये दोबारा से गैस रिस गई है। तब फिर शहर में एक बार भगदड़ मची थी। ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहता हूं कि भोपाल में गैस पीड़ितों के लिए एक बड़ा अस्पताल बनाया गया था जिसका नाम था भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल, BMHRC उसका शॉर्ट नेम है। लेकिन अब वो अस्पताल ना तो विशेषज्ञों के लिए रहा है, वहाँ से डॉक्टर चले गए हैं, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मशीनें बहुत अच्छी है, लेकिन ना तो वहाँ डॉक्टर हैं और ना दवाएं हैं, बल्कि जो बस्तियाँ थी, JP नगर था, इंदिरा नगर झुग्गी थी, वहाँ छोटे छोटे अस्पताल बना दिए गए थे। वो अस्पताल भी अब उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है जितनी गैस पीड़ितों को दरकार है। गैस पीड़ित जो बचे हुए हैं और उनकी जो अगली जनरेशन है उसके लिए आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें सुधर पाएंगी? संजय जी। मैं मुझे समझता हूँ कि जैसे 37 साल बड़ा लंबा कार्यकाल है जी। एक घटना को होने का। मैं समझता हूँ किसी भी देश में इस तरह की घटना 37 साल हो जाएं या 50 साल हो जाएं तब तक रोना नहीं रोया जा सकता। मुझे लगता है सरकारों, किसी भी सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से नहीं लिया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या अभी 20 साल लगभग हो जाएंगे इस सरकार को भी। तो ये एक दिन तो मना लेते हैं कि भाई ये ऐसा हुआ, इनको श्रद्धांजलि दे दी, मगर मुझे लगता है कि कभी भी जो आपने जिक्र किया वो वाकई सही बात है। आज वो खुद बीमार हो चुका है BMHRC। उसके अलावा पल्मोनरी एक अस्पताल और है जहांगीराबाद में जो उसके बाद ही डेवलप किया गया था, जिसमें भी डॉक्टर नहीं है। BMHRC में भी डॉक्टर नहीं है, जो सारे डॉक्टर लगभग चले गए और वहां राजनीति का अखाड़ा बन चुका है वो। आज जो गैस पीड़ित जो हैं, आज उनकी सुनने वाला कोई नहीं। 37 साल वहां आज भी जहां वो कारखाना था वहां आज भी उसकी जो जमीन है वो आज भी कहते हैं, उसको जानकारी निकल के आती है कि वो भी आज दूषित है। अगर 350 मीट्रिक टन वहां जहरीला रसायन है अभी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने हटाने के लिए कहा गया, सरकार ने पहले इसको पीथमपुर में शिफ्ट करने के लिए कहा था, लेकिन वो विरोध के चलते नहीं किया गया। अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री और गैस राहत मंत्री विश्वास सागर ने ये जानकारी दी है कि इसके लिए टेंडर हो चुका है और बहुत जल्दी उसको हटाया जाएगा। लेकिन ये टेंडर होना, जल्दी हटाया जाना, ये जुमले शब्द हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। सरकार की भी बेबसी है, वो कर नहीं पा रही है, जबकि ये चीजें बहुत जल्दी होनी थी। उस मैदान में जहां ये रसायन पड़ा हुआ है वहां आज भी बच्चे नंगे पैर खेलते हैं। जाहिर है कि वो जमीन तो जहरीली है, वहां का पानी जहरीला है और उसके ऊपर वो बच्चे जो खेल रहे हैं वो भी पता नहीं कितनी बीमारियों का शिकार होते होंगे। संजय जी, मैं लौटता हूं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया जो उस रात भोपाल बस स्टैंड पर थे अपने भतीजे के साथ, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने उस दिन कैसा महसूस किया था। गोहिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद राघवन जी। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने मुझे जोड़ा जी। और मेरे अग्रज आदरणीय रमेश शर्मा जी को सादर प्रणाम। संजीव जी, संजय सोनी जी को भी नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं उस दिन सिलवानी में, मेरे बड़े भाई थे रमेश गोहिया जी, पंचायत इंस्पेक्टर, तो मैं 1 तारीख को वहां था, 1 दिसंबर 1984 को, और मेरे भतीजे का जन्मदिन था देव ऋषि का। फिर मैं उसे 2-3 तारीख के शाम के टाइम में भोपाल लेके आया। उस समय मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसें चलती थी जी, तो वो रुक रुक के चला करती थी। तो मैं करीब शाम को 7 बजे के आसपास भोपाल बस स्टैंड पर पहुंचा। तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं थी, जैसा कि आम दिनों में हुआ करती थी। नादरा बस स्टैंड, एक ही बस स्टैंड था उस समय जी। तो टैक्सी वगैरह भी कुछ नहीं थी, क्योंकि भोपाल से हम लोगों को आने में टैक्सी ज्यादा सुविधाजनक लगती थी। तो वहाँ 2-4 लोग थे, तो मैंने उनसे बात किया तो उनका ये कहना था कि यूनियन कार्बाइड में कोई टैंकर है, टैंकर में ब्लास्ट होने की सूचना मिली है और ऐसा लग रहा है कि कुछ उसमें से जहरीली गैस निकलने वाली है। उस समय तक कुछ भी ऐसा नहीं था जी। तो बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी जो है वो सीहोर से भर के आई और थोड़ी देर के बाद में
उसे वापस जाना था। तो मैं और मेरा भतीजा उसमें बैठ गए और हम करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो है सीहोर आए। जी। तो सीहोर आने के बाद में, जैसा कि आप भी सीहोर से जुड़े रहे, सीहोर जिले को बिलोंग करते हैं, हम पुराने लोगों की, पत्रकार साथियों की, और जो उस समय के पॉलिटिक्स में जो लोग थे सीहोर के, भोपाल नाके पे होटल चाय वगैरह की हुआ करती थी। तो 10 बजे के बाद हम लोगों की वहां बैठक होती थी, हम लोग बैठते थे। जी। तो 10:30 और 11 के बीच में टांगों में, टैक्सीज में, और वो जो लोकल भाषा में बोलते हैं अपन ऑटो, भट सुअर उस समय हुआ करते थे लंबे वाले, जी। उन में भर भर के लोग आ रहे थे और उनकी चीखने की आवाजें आ रही थी, उनकी आंखें बड़ी सूजी हुई थी, आंखों से पानी निकल रहा था। और हम लोगों ने जब उनको रोक के बात किया तब उन्होंने बताया कि साहब बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उस हादसे में भोपाल में भगदड़ मची है और किसी को कोई जगह नहीं मिल रही और बहुत से लोग मारे गए, तो जिसको जहां जगह मिली वो वहां भाग रहा है। जी। बात के समय में फिर हम लोगों ने उनको उसी रात में वहां के लोकल जो भी कांग्रेस के, भाजपा के जो नेता लोग थे, सब लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें, अग्रवाल पंचायती भवन था, पुराना हायर सेकेंडरी स्कूल था, मस्जिदों में, हॉस्पिटल में, जहां भी जगह मिली उनको वहां पे व्यवस्थित किया, क्योंकि वही सर्दी का मौसम था। और सारा शहर जो है उनकी तीमारदारी में इसलिए लग गया कि सीहोर भोपाल चूंकि बड़ा नजदीकी है, बिल्कुल। तो आपस में एक दूसरे की रिश्तेदारियां भी है। तो वो मंजर जो है मेरी नजरों में आज भी घूमता है कि काश अगर मुझे टैक्सी नहीं मिली होती तो मेरा और भतीजे का क्या हश्र होता, क्या हाल होता, ये तो ईश्वर ही जानता है। बिल्कुल। इस पूरे प्रकरण में इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो एक सिंडिकेट पहले भी थे बने हुए, आज भी बने हुए हैं, जिस व्यवस्था में हम लोग लोकतंत्र के नाम पर जी रहे हैं, उस समय के मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने कहा, अर्जुन सिंह जी थे, मंत्री उस समय वीपी नरसिम्हा राव थे, राजीव गांधी जी थे, एसपी आपको मालूम होगा स्वराजपुरी थे भोपाल के, कलेक्टर मोती सिंह थे उस समय के। तो इन सब लोगों ने जिस तरीके से एक इतना बड़ा, विश्व की सबसे बड़ी त्रासदियों में से इसे गिना जाता है भोपाल के यूनियन कार्बाइड गैस ट्रेजेडी को, और वारेन एंडरसन आता है आराम से और घूमता हुआ वापस चला जाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना, फिर बाद के समय में अफसरशाही पर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि हमारा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेलियर है, जो हम आज भी देख रहे हैं। और उसका ताजा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि जो अभी कोरोना काल चला है और अब फिर नया जो एक वारंट आया है, तो उसके हिसाब से भी आप देखें तो कोई उतनी गंभीरता ना तो जनता में दिखाई दे रही है, ना सिस्टम में दिखाई दे रही है। यानी जो बड़ा गंभीर मामला है। जो हालात 1984 में थे, लगभग लापरवाही या कह सकते हैं कि इग्नोरेंस की स्थिति अभी भी वैसी है, जनता भी उतनी लापरवाह है और प्रशासन और सरकारें भी। मैं लौटता हूं सवाल ये शर्मा जी की, जो गैस पीड़ितों के लिए अस्पताल खोला गया था, भोपाल गैस पीड़ित मेमोरियल हॉस्पिटल जो BMHRC के नाम से था, उसमें बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे। सेंट्रल इंडिया का जो बड़ा अस्पताल था, नागपुर तक से लोग आते थे, झांसी तक से लोग आते थे उसमें इलाज के लिए। और उस समय के जो डॉक्टर हैं वो बड़े नामी डॉक्टर थे, मैं उनका जिक्र भी करना चाहूंगा। SK त्रिवेदी, हार्ट के स्पेशलिस्ट, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ी ऊंची तनख्वाह पर काम कर रहा है, लेकिन वो एक्सपर्ट के तौर पर वहाँ काम करते थे। JN पांडे थे, गोपेश मोदी नेफ्रोलॉजिस्ट थे, ऐसे तमाम डॉक्टर थे। लेकिन अब वो अस्पताल, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सेंट्रली AC है, अमेरिका से मशीनें आई थी उसके लिए, लेकिन वो अव्यवस्था के चलते, घटिया मैनेजमेंट के चलते वो बर्बाद हो गया। और गैस पीड़ितों का एक बड़ा सेंटर, जो मध्य भारत का एक बड़ा चिकित्सा केंद्र था, वो बर्बाद हो गया। अगर उस पर आज भी सरकार काम करे तो शायद वो गैस पीड़ितों के साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी बहुत चिकित्सा के लिए बड़ा माध्यम हो सकता है। आपकी राय? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन उसमें एक दूसरी बात भी है, ये कि चूंकि वो जो हॉस्पिटल बना था वो गैस पीड़ितों के लिए बना था जी। वो पूरी दुनिया में ये माना गया था कि ये जो MIC गैस है ये व्यक्ति के पल्मोनरी सिस्टम को ज्यादा इफेक्ट करती है, खासतौर से सांस लेने वाले को, फेफड़े को, ये जो सिस्टम होता है जिसमें सांस लेने का, क्योंकि जो लोग मरे हैं वो सांस के कारण मरे हैं, क्योंकि जैसे भागने लगते हैं तो व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, वो सांस लंबी लंबी लेता है। लेकिन अगर बाय द वे, जैसे मैंने गांव में 2 फार्मूले सुने थे कि धुएं में भागा नहीं जाता, धुएं में बैठा जाता है,
या मान लीजिए आंखों में जलन है तो ठंडे पानी से धो लीजिए। तो ये जो फार्मूले थे गैस के बचाव के, ये दो ही फार्मूले थे। तो उस हॉस्पिटल में जो एक्सपर्ट आए थे वो पल्मनरी के एक्सपर्ट्स आए थे, और पल्मनरी में जो रिएक्शंस होते हैं एमआईसी के या दूसरे और जहरीली गैसों से, आगे चल करके क्या हुआ, वहां पर पल्मनरी के जो केसेस थे वो कम हुए। और वो जो गैस जो आम बीमारियां हैं, मौसम की बीमारियां हैं, हार्ट की और दूसरी डायबिटीज की, ये जो मौसम की बीमारियां हैं, ये बीमारी के मरीज बढ़े और पल्मनरी का जो पेशेंट था उसकी संख्या घटी। तो जिसके कारण वहां जो पर्टिकुलर एक्सपर्ट थे वो उनको बेहतर जॉब का अवसर मिला और वो छोड़ छोड़ के चले गए। और यही एक कारण वहां था जो वहां जो पॉलिटिक्स शुरू हुई, वहां पॉलिटिक्स कोई कांग्रेस या भाजपा की पॉलिटिक्स शुरू नहीं हुई, वहां पॉलिटिक्स शुरू हुई वो डॉक्टर्स के बीच में शुरू हुई। और कहीं ना कहीं जो नीचे का जो स्टाफ था, एक और बात मैं बताऊं कि मोटे तौर पर जो हर अस्पताल में नीचे का जो स्टाफ रहता है वो कहीं ना कहीं मरीजों से थोड़ी बहुत सेवा शुल्क तो लेता ही है, और लोग खुद भी प्रसन्नता के साथ उसको देते हैं। लेकिन वहां जो गैस पीड़ितों के कारण उस स्टाफ को भी इसका कोई लाभ नहीं था। तो कुल मिलाकर के इससे कारण जो एक्सपर्ट चले गए वहां पर, और फिर सरकार ने ये जो मौसम की और तात्कालिक जरूरत की बीमारियां होती हैं इसके एक्सपर्ट की पोस्टिंग नहीं की, क्योंकि वो अस्पताल ही गैस पीड़ित मैं लौटता हूं इन मुद्दों पर। दरअसल गैस पीड़ितों के लिए पल्मोनरी के साथ, यानी फेफड़ों की बीमारी के साथ साथ हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर आप सांस में दिक्कत जाएगी तो कहीं ना कहीं हार्ट भी उससे अफेक्टेड होगा। लेकिन जो रिसर्च हुई थी उसमें ये बताया गया था कि दिल की भी तकलीफ जो गैस पीड़ित उनको होगी, किडनी की भी समस्या उनको आएगी। तो ये समग्रता के साथ पूरा अस्पताल बनाया गया था और विशेषज्ञ वहां रखे थे। लेकिन जो हमको जानकारी है रमेश शर्मा जी, वो ये कि वो प्रबंधन का जो मामला था वो गड़बड़ था, इसलिए लोग वहां से छोड़ छोड़ के दूसरे अस्पतालों में चले गए। इस वजह से गैस पीड़ितों को बड़ा नुकसान हुआ। वहां दवाएं भी मुफ्त हुआ करती थी, दवाओं में भी घोटाले हो गए। तो जो बात प्रबंधन को करनी चाहिए थी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर एक फंड था जिससे वो बिल्डिंग बनी, अमेरिका और दूसरी संस्थाओं ने उसको मशीनें डोनेट की, और अस्पताल को चलाने के लिए भी एक फंड इस पूरे समझौते में तय हुआ था। उसकी भी कीमत करीब 400 करोड़ के आसपास थी, जिससे उस अस्पताल को वेतन मिलना था वहां के चिकित्सकों को, कर्मचारियों को। तो ये तमाम चीजें थी। लेकिन उससे नुकसान ये हुआ कि गैस पीड़ितों के साथ साथ जो आम आदमी उसका लाभ ले सकते थे वो भी उससे वंचित हो गए, और वो एक बहुत ही सामान्य औसत दर्जे का अस्पताल बनकर रह गया, जो कि पूरे मध्य भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। मैं लौटता हूं आपके पास रमेश शर्मा जी, समय की तंगी है। संजीव जी, आपने देखा होगा बीएमएचआरसी के लिए भी और जो बाकी गैस हॉस्पिटल हैं, जैसा संजय जी ने कहा कि जहांगीराबाद भोपाल में एक पल्मोनरी हॉस्पिटल है, एक जेपी हॉस्पिटल के साथ वो है डीआईजी बंगला जैसे बोलते हैं पुराने शहर में, वो भी गैस पीड़ितों के लिए है। शाकिर अली हॉस्पिटल है, मास्टर लाल सिंह अस्पताल है। ये थोड़े से बड़े बड़े हॉस्पिटल जो गैस पीड़ितों के लिए काम कर रहे थे, उनकी दशाएं पहले कैसी थी, और अब अगर आपको कभी उधर जाना हुआ तो उसका जिक्र आप करें कि किस तरह के चिकित्सकीय हालात है। संजीव जी, भोपाल में ओबेरॉय अस्पताल में तो ऐसा था कि लोग पहले दूसरी बीमारियों के लिए भी चाहते थे जी। आज की तारीख में मैं गया था अभी 1 महीने पहले जी, तो जैसे खंडहर पड़ रहे थे ना, खंडहर, जी। वह पूरे वार्ड खाली पड़े हैं, मशीन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। अब कोई वहां जाना पसंद भी नहीं करता, क्योंकि वहां इलाज भी नहीं है, दवाएं भी नहीं और विशेषज्ञ भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है वहां पर जी। अभी आप जाओगे तो पूरे अस्पताल खाली पड़ा है, मुश्किल से 10, 20, 25 मरीज एक बिल्डिंग में आपको मिल जाएंगे, एक फ्लोर पर आपको। जबकि पहले के जमाने में वहां भीड़ लगती थी दवाओं के लिए भी और इलाज के लिए भी और परीक्षण के लिए भी। हालात बिगड़ गए, हालात बहुत खराब है। ये मुझे लगता है कि एक और बड़ी त्रासदी है गैस कांड के बाद की मरीजों को इलाज के लिए बने अस्पताल बर्बाद हो रहे हैं। रघुवर जी, अगर आपको इस बारे में कुछ कहना हो, अंतिम टिप्पणी, तो जरूर कुछ बताइए। जी, मैं यही कहूंगा कि जब जब हादसे होते हैं तब तब बहस मुबाहिसे होते हैं जी। तब तक सरकारें जो हैं अपना रोना रोती हैं और उसके बाद में सारी स्थितियां यथावत होने लगती हैं। मैं फिर आपको ये संदर्भ देना चाहूंगा क्योंकि ये कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि हर जिला मुख्यालय पे ऑक्सीजन प्लांट बनाने की बातें हुई, जैसे आपने अभी गैस पीड़ितों के हॉस्पिटल्स को लेके कहा जी। तो आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारे गृह जिले में बार बार चेतावनियों के बावजूद गैस प्लांट जो है वो हमारा ऑक्सीजन प्लांट वो शुरू नहीं हो पाया है। तो हम दोष किसको दें? जनता को दें, सरकार को दें, अफसरशाही को दें, नेता को दें, किसको दें? तो ये एक सबसे ज्यादा एक बड़ी बहस का मुद्दा इसी बहाने से हम फिर से उठा सकते हैं प्रदेश के स्तर पर बिल्कुल। कि जो एक सिस्टम जो है यथास्थितिवादी जो हो गया, जैसे
रमेश शर्मा जी ने कहा था कि छोटे स्तर का जो कर्मचारी है वो सेवा शुल्क ले लेता है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि जो बड़े स्तर का अफसर है वहां तक आम आदमी पहुंच नहीं पाता है। बड़े स्तर का अधिकारी बड़े स्तर पे सारा कांड कर लेता है। बिल्कुल रघुवर जी, आपकी बातें बिल्कुल 16 आना बिल्कुल सही है, लेकिन समय की तंगी है। अभी जो आपने कहा कि इस यूनियन कार्बाइड के उस हादसे के जरिए अभी जो कोरोना का हादसा शुरू हो रहा है या चल रहा है, इससे हम सबक ले सकते हैं और तैयारियां कर सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। संजय जी, आपकी कोई अंतिम टिप्पणी? मैं यही कह रहा था कि ये मतलब जो आज जो ये घटना की चर्चा हो रही है, जी। मुझे लगता है ये इसको बड़ा गंभीरता से सरकारों को, प्रशासन को लेना चाहिए, क्योंकि ये घटना बहुत सारे भविष्य की आगे की घटनाओं को इंगित करता है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ठीक, शर्मा जी कोई अंतिम टिप्पणी आपकी इसमें? तो कुल मिला के चारों मेहमानों का धन्यवाद। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय सोनी जी आपका भी धन्यवाद, रमेश शर्मा जी आपका भी धन्यवाद कि आपने चर्चा में से लिया। दर्शकों को हम बता दें कि गैस कांड 37 साल पहले हुआ था, लेकिन जो लापरवाहियां 37 साल पहले थी, कमोवेश आज भी वो उससे मिलती जुलती लापरवाहियां हो रही हैं। जैसा रघुवर गोहिया जी ने कहा कि उस हादसे के जरिए हम जागे नहीं है, संभले भी नहीं है। गैस कांड के बाद कोरोना वायरस का एक हादसा चल रहा है, लेकिन इसके लिए भी तैयारियां मुफीद नहीं है जितनी जरूरत है। तो कह सकते हैं कि गैस कांड से सबक लें और कोरोना के लिए तैयारी करें, ताकि अगले जो हादसे हो रहे हैं वो रुके और लोग उससे बचे। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।